मोहन भागवत के बयान के बाद में देश भर के अंदर ब्राह्मणों के अंदर एक आग सी लग गई है और वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। हमारे बीच में संजीव उपाध्याय बनारसी जी हैं। इन्होंने भी कड़े शब्दों में उनकी निंदा की है। बनारसी जी, आपकी वीडियो के बाद में पूरी खलबली मच चुकी है पूरे देश भर के अंदर। नहीं, मैं देश के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ मोहन पार्क सादरा में रहता हूँ। संजीव उपाध्याय मेरा नाम है और बनारसी नाम जो है वो दिल्ली के ही लोगों द्वारा मुझे दिया गया। मेरा कुल मतलब ये था, जिस दिन ये बयान आया मैं उस दिन बनारस में ही था और गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद और भैरव महाकाल के दर्शन करने के बाद मैं एक जगह खड़े होकर ठंडाई पी रहा था। तो वहां पे मैंने ये बयान देखा, सुना, चर्चा हुई। अब मुझे लगता है कि ब्राह्मण होने के नाते या पंडित होने के नाते या विद्वान होने के नाते ये जो तीन शब्दों का एकदम से बाद में मुझे पता लगा है कि इनमें संशोधन किया जा रहा है कि ब्राह्मण का मतलब अलग है, पंडित का मतलब अलग है और विद्वान का मतलब अलग है। ये एक तरह का काउंटर किया जा रहा है। लेकिन मोहन भागवत जी, जहां तक मुझे पता है कि वो स्वयं ब्राह्मण है, मराठी ब्राह्मण है। अब ये सारे शब्द उत्पन्न कहां से हुए? एक रामचरितमानस की प्रति जलाना और तुलसीदास द्वारा रचित ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पे ताड़ना शब्द जो है अवधि में लिखा हुआ है और ताड़ना का मतलब उसकी सुधारना, उस पर निगरानी रखना, उनका ख्याल रखना। ये मेरा मतलब नहीं है, मेरा नहीं है, ये अवधि में भाषा है। अगर मराठी में पंडित को विद्वान कहा गया है, जो मोहन भागवत जी प्रयास कर रहे हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के काउंटर करने वाले प्रवक्ता या उनके शब्दों को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, काउंटर करना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, अगर मैंने शब्द बताए हैं या मैंने शब्द बोले हैं एक बड़े पद पर आसीन होते हुए और सत्ता के मद में चूर होना, कहूंगा मैं इसे, कि अगर आप स्वयं सेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के आज आप सर्वे सर्वा हैं और आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो आप आगे खुद उसका काउंटर कीजिए ना कि ब्राह्मण से मतलब नहीं था, पंडित से मतलब नहीं था, विद्वान से मतलब था। और विद्वान कोई भी हो सकता है, विद्या कोई भी प्राप्त कर सकता है। वर्ण व्यवस्था जो है वो कैसे बनी, उसका कैसे सदुपयोग होना चाहिए था और कैसे राजनीतिक लोगों ने दुरुपयोग किया राजनीतिक लाभ के लिए। मैं यहाँ पे फिर कहना चाहूंगा, अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, लेकिन उसमें उन्होंने स्वयं बताया कि 10 साल तक आरक्षण दिया जाना चाहिए गरीब तबके को, दलित को, वंचित को, शोषित को। क्या वो लागू हो रहा है? क्या रामविलास पासवान जी के पुत्र ने लिख के दिया कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है? क्या टीना डाबी जी ने लिख के दिया? नहीं दिया ना। तो हम जो है लाभ लेंगे। और ये जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, दलित का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसका सर्टिफिकेट भारत सरकार देती है, राज्य सरकारें देती है, ब्राह्मण देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये सारी चीजें जो समाज में हो रही हैं, इसके लिए केवल और केवल ब्राह्मण जिम्मेदार है, पंडित जिम्मेदार हैं, विद्वान जिम्मेदार हैं। और ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये रामचरितमानस की बात न कीजिए, ये रामायण युग में भी थी। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सबरी जी के बेर खाए थे, जूठे बेर खाए थे? तो उन्होंने समानता का, मेरा मानना है, जितना मैंने पढ़ा है या जो मुझे मेरे परिवार से, या जहां मैंने जन्म लिया है बागी बलिया में, वहां की भूमि से जो मैंने प्राप्त किया है, कि रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने रावण पे विजय एक दिन में प्राप्त कर सकते थे क्योंकि वो ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने समाज के सभी वर्गों को, शोषित, वंचित, पीड़ित, चाहे वो सुग्रीव थे या सबरी जी के माध्यम से, या नौका जो उन्होंने पार करी थी, वहां पर जो उनको दिया, माता सीता जी ने अपनी अंगूठी दी, तो समाज के सभी वर्गों को उन्होंने साधने का नहीं, सबको प्रेम से जीतने का प्रयास किया। तो राम जी ने हमें यही सिखाया। और रही जहां तक बात ब्राह्मण, पंडित और विद्वान होने की, अगर हम ब्राह्मण, पंडित या विद्वान होने के नाते अपना इष्ट मानते तो शायद रावण को मानते, क्योंकि उनसे ज्यादा ज्ञानी, शिव जी का भक्त, 9 ग्रहों को जीतने वाला, काल को अपने नीचे समा के रखने वाला रावण थे। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को आज भी अपना इष्ट मानते थे, हैं और रहेंगे। और इसके लिए मुझे मोहन भागवत जी या उनसे संबंधित उनके जैसी विकलांग मानसिकता के जितने लोग हैं, उनके सुझाव की या राय की, मुझे लगता है, मुझे संजीव उपाध्याय को जरूरत नहीं। संजीव जी, क्या इन सब चीजों का असर 2024 में पड़ने वाला है? नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है और इससे मुझे लगता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए
मोहन भागवत जी से ये बयान दिलवाया गया है। खासतौर से अगर हम उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें, सांसद मनोज तिवारी जी की बात करें, तो कहीं विरोध का सामना ना करना पड़ जाए, क्योंकि उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला है। ये सवाल मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी से मीडिया को भी पूछना चाहिए, और मनोज तिवारी जी स्वयं ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण उससे आते हैं। लेकिन जहां तक मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत, क्योंकि मैं उनको 8 सालों से व्यक्तिगत उनको उनके साथ था हूं, और मेरा अपना संकल्प है कि जब तक वो दिल्ली में राजनीति करेंगे, ये मैंने अपने आप को संकल्पित किया हुआ है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। मैं उनके साथ था हूं और रहूंगा जब तक वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। तो ये मेरा मानना है, और मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी जो है वो वैसे तो सभी ज्ञान को जानते हैं, और एक संस्कृत का श्लोक है उससे अभिभूत भी हैं वो, कि साहित्य संगीत कला इनसे जुड़े हुए हैं, और खुद वो इस तरह के मुझे विचार, अभी मुझे लगता है कि उनको इस पे बयान देना चाहिए। अब वो पार्टी लाइन से किस रूप में देंगे, हटके देंगे या सब, और मुझे लगता है सभी जाति धर्मों का सम्मान वो करते हैं, और मेरा भी किसी जाति धर्म पे प्रहार करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे मोहन भागवत जी की बात सही नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, या उनके कहने का जो तरीका था वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने अपना विरोध प्रकट किया है। संजीव जी, वही बात करें, जो सत्ता पे आसीन नेतागण है, जो ब्राह्मण नेतागण है, वो उनके मुख से भी शब्द नहीं निकल रहे। कल पूर्व निगम पार्षद से हमने पूछा तो उन्होंने पल्ला साफ साफ झाड़ दिया कि मुझे इसके बारे में जानना। देखिए, मेरा जो मानना है, मैं 32 सालों से निरंतर इस क्षेत्र में, इस लोकसभा में किसी न किसी रूप से सक्रिय हूँ। हाँ, वैचारिक रूप से अभी तक मैं जो सदस्य हूँ, अपने आप को कांग्रेस का ही मानता हूँ। मेरी गतिविधियां 8 सालों से ऐसी हैं कि लोग मुझे नहीं मानते, वो उनका मानना ना मानना मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर जो मैंने अब तक देखा छात्र जीवन से, कि गोंडा विधानसभा, रोहतास नगर और बाबरपुर, यहाँ पे ब्राह्मण बहुल इनको विधानसभा कहा गया, और अधिकांश यहाँ पर ब्राह्मण लोग जीते भी, और उन्होंने सत्ता पर आसीन रहने का उनको अवसर मिला, उन्होंने कार्य भी किए। लेकिन आज मतलब बड़ा मुझे दुख होता है कि इन 3 विधानसभाओं में एक भी जगह ब्राह्मण नहीं है, और बाबरपुर विधानसभा, जिसके नाम से जिला कांग्रेस कमेटी चलता रहा, आज भी चल रहा है, क्योंकि भाजपा के दृष्टिकोण से तो नवीन सादरा जिला है, एक भी ब्राह्मण आपका विधायक नहीं है और पार्षद नहीं। बाबरपुर की बात कर रहा हूं मैं। आप रोहतास नगर में लाएंगे तो वो बात दूसरी है, या गोंडा में जाएंगे तो गोंडा में भी नहीं है। अनिल गौड़ जी जो है वो सीलमपुर विधानसभा से जीते हैं। तो ये चिंता का विषय ब्राह्मणों के लिए है, और ब्राह्मण संगठित नहीं है तो क्या कारण है? अब ये यहाँ के ब्राह्मणों के सोचने का विषय है, क्योंकि मुझे ब्राह्मण, यहाँ के ब्राह्मण नहीं मानते, ये मेरी मनोस्थिति नहीं है। क्यों नहीं मानते? जब मुझसे मदद लेनी होती है तब मैं ब्राह्मण हो जाता हूँ, और जब मुझे मदद की जरूरत होती है तो मुझे वो कहाँ का बना देते हैं। तो मैं आज खुश हूं। किस लिए खुश हूं? कि मैं जहां से आता हूं, जिस गंगा के किनारे से मैंने जन्म लिया, तो मेरे तरह का एक आदमी, मेरे तरह संघर्ष करके वो आया आदमी, एक औरा बड़ा है मनोज तिवारी जी का, वो सांसद हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। संजीव जी, वही बात करें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की, तो वो जंतर मंतर की तैयारी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। कब? बहुत जल्दी। कब? बयान आए हुए मुझे लगता है बहुत दिन हो गए। अब आप जंतर मंतर तब जाइएगा जब आपको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म करने का जरिया नहीं है। आप अगर अपने धर्म को और संस्कृति को या सभ्यता को बचाने के लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म, जंतर मंतर से राजनीतिक आंदोलनों की उत्पत्ति होती है। अरविंद केजरीवाल जी भी एक आंदोलन हुआ, और इस तरह का आंदोलन इंदिरा गांधी जी के समय में मुझे याद आता है कि जयप्रकाश नारायण जी का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, और उसमें जितने आज आपको सभी राज्यों में बड़े बड़े परिवार दिख रहे हैं, राजनीतिक परिवार, वो उस समय छात्र राजनीति के माध्यम से जेपी मूवमेंट में आए थे। और उनमें से मैं केवल गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि मैं नीतीश कुमार जी को एक नंबर देता हूं कि उन्होंने ना तो अपने परिवार का कोई आदमी राजनीति में लाए, ना भाई भतीजा बेटा, और विकास के, बिहार के विकास के लिए, अपराध को रोकने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। वो अलग राजनीतिक मजबूरियां हैं कि वो उनको लोग क्या कहते हैं, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने काम किया, ये मैं गर्व से कहना चाहूंगा। उसके अलावा लालू जी ने भूरा बाल साफ करो ये स्लोगन दिया था 15 साल। बहन मायावती जी ने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, लेकिन उनको एक सतीश चंद्र मिश्रा जी मिले, उनको लगा कि सत्ता पे पूर्ण रूप से बहुमत अगर प्राप्त करना है तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अपने राजनीतिक फायदों के लिए स्लोगन बदलना। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो इतने दूर तक मलाई चाटते रहे, उनकी स्वयं की बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, वो वहां अखिलेश यादव के पैरों की धूल बन के, पहले मायावती जी के पैरों की धूल बने,
अब अखिलेश यादव जी के पैरों की धूल बन के आज वो रामचरितमानस के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान को उनको जरूरत है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए किसी ऑक्सफोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कालिदास जी जिस डाली पे बैठे थे उसे काटते थे। कब किसको ज्ञान मिल जाए, कब किसको विद्या प्राप्त हो जाए, कौन सा चरित्र लिख सकता है, कौन सा उपन्यास लिख सकता है। और मैं फिर बताना चाहूंगा, अगर ये लोग भूल रहे हैं, कोई भी लोग भूल रहे हैं किसी गलतफहमी में कि मंगल पांडे जी दोबारा नहीं पैदा हो सकते या भगत सिंह जी दोबारा पैदा नहीं हो सकते, आपने अपनी वीडियो में भी कहा। नहीं बिल्कुल कहा था, और मैं फिर कहना चाहूंगा, तो ये उन लोगों की भूल है। कब किसके मन में कौन सी ज्वाला जग जाए वो समय बताएगा। अहंकार में, मद में चूर नहीं होना चाहिए। सत्ता पर आसीन है तो आपको शब्दों की मर्यादा का पालन करना चाहिए।